अस्सलाम वालेकुम मेरे फ्रेंड्स। चैप्टर 5 हम पढ़ रहे हैं इंटाइटल्ड एनर्जेटिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। इस चैप्टर में हम अभी जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो सिस्टम, बाउंड्री एंड सराउंडिंग। और इन तीनों चीज़ों को समझने के लिए एक बीकर मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूँ। लेट्स से दिस इज अ सिंपल बीकर। दिस इज व्हाट आई एम ड्राइंग। वेल, यस, दिस इज अ सिंपल बीकर। और इस बीकर के नीचे एक बर्नर मौजूद है जिसमें से फ्लेम निकल रही है, लाइक दिस। और इस बीकर में कोई भी सब्सटेंस मौजूद है जिसमें रिएक्शन होना है, एंड देयर इज समथिंग इनसाइड द बीकर। नो, ये हमारे पास इस सिस्टम को आपने ये समझ लिया कि यहाँ पर एक बीकर मौजूद है, इसके अंदर कोई ना कोई केमिकल, कोई सब्सटेंस मौजूद है जिसमें कोई ना कोई रिएक्शन होना है, कोई केमिकल प्रोसेस होना है। और नीचे एक बर्नर मौजूद है जिसमें से फ्लेम निकल रही है और ये फ्लेम पर इसको रखा गया है। तो अब हमें ये बात मालूम है कि केमिकल रिएक्शन कहाँ पर होना है। जो ये मैंने ब्लू एरिया बनाया है जहाँ पर केमिकल सब्सटेंस मौजूद है, यहाँ रिएक्शन होना है। सो जिस जगह पर केमिकल चेंजेस आनी हो या आ रही हो, हम उसे क्या कहते हैं? सिस्टम। सो दिस इज व्हाट इज द सिस्टम। नो, ये सिस्टम जिस सराउंडिंग में बंद है, यानी जिस एरिया में ये बंद है, जिस बीकर मौजूद है, इस बीकर की ये वॉल मौजूद है, तो ये सिस्टम की लिमिट यहाँ तक है, इसकी हद यहाँ तक मौजूद है। तो जो इसकी हद मौजूद है उससे हम क्या कहते हैं? बाउंड्री। सो दिस बीकर, इसकी जो वॉल है, दिस इज व्हाट इज द बाउंड्री फॉर दिस सिस्टम। नो, अब हमें ये बात मालूम है कि क्योंकि इसको फ्लेम पे रखा गया है तो जाहिर है कि इसमें से हीट निकल रही है, और ये हीट की वजह से सिस्टम के अंदर जो भी केमिकल चेंजेस आनी है वो केमिकल चेंजेस आ रही हैं। तो इस केमिकल चेंजेस आने की वजह क्या है? दिस हीट। तो हीट, इसका मतलब क्या हो? ये सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। तो किसी भी सिस्टम की बाउंड्री से बाहर वो तमाम चीजें, वो तमाम एरिया या वो तमाम हद जो कि सिस्टम को अफेक्ट करे, उससे हम कहते हैं सराउंडिंग। अब माने कि हमारे पास जो एरिया है जो कि इस सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ ये टेम्परेचर नहीं बल्कि इसके अराउंड में भी जो इन्वायरमेंट मौजूद है वो पूरा हिस्सा है, वो यहाँ से यहाँ तक। तो इस तमाम तर हिस्से को हम क्या कहेंगे? दिस इज द सराउंडिंग ऑफ द सिस्टम। सो दिस इज द सिस्टम, बाउंड्री एंड सराउंडिंग। बट इस पूरे चैप्टर में क्योंकि हम थर्मोडायनामिक्स की हम बात करेंगे, हमारा ज्यादा यहाँ पर ताल्लुक ना बाउंड्री से होगा और ना सराउंडिंग से होगा, बल्कि हम ज्यादातर कन्फाइंड किस चीज पे करेंगे? दिस इज ओनली द सिस्टम। सो सिस्टम, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि सिस्टम यानी जहां पर केमिकल चेंजेस आ रही है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव is the macroscopic properties. This is what is the macroscopic properties. What macroscopic, ये भी दो वर्ड्स से मिलकर इसे बनाया गया है। One is the macro, okay, and the second is the scopic. What macro हम किसे कहते हैं? That is somewhat larger, okay, somewhat larger properties. और स्कोपिक हम सबको मालूम है, जैसे जिसको हम कहते हैं, जिसको हम देख सकते हो, देखने के काबिल चीज को कहेंगे। जी, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज।
मैक्रोस्कोपिक हम उन प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं जो कि जिसके लिए हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ना जाना पड़े। यानी इसमें हम किसी एटम्स की हम बात नहीं करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन्स की इसमें बात नहीं करेंगे, बल्कि ये वो प्रॉपर्टीज हैं जिसको आसानी से मेजर किया जा सकता है, या हम किसी सिस्टम के गहराई में इसमें बात नहीं करते। नो तो इन प्रॉपर्टीज को हम समझते हैं तो ये आसानी आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। तो इन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को हम दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। वन इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड अदर इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इन दोनों को हम डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन, द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हम किसे कहते हैं, इसे समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। ये लेट्स से कि अगर आपके पास एक कप मौजूद है और इसमें मौजूद पानी, इसको अगर आपने गर्म करना है, ये इस पानी को आपने गर्म किया, तो ये कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे बॉयल होना चाहिए? सो यकीनन आपका जवाब क्या होगा? दिस विल बी द 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी एक कप पानी को अगर हम बॉयल करें तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो जाना चाहिए। नो इसी के साथ साथ अगर हम एक बड़े ड्रम में अगर हम पानी को बॉईल करते हैं, लेट्स से दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, इससे अगर आप गर्म करते हैं तो ये कितने टेम्परेचर पर बॉईल होना चाहिए? तो यकीन इसका जवाब भी आपके पास क्या होगा? दिस विल बी द 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि पानी की क्वांटिटी, अमाउंट को अगर हम कम रखें या ज्यादा, दोनों ही सूरतों में बॉइलिंग पॉइंट रिमेन सेम। यानी बॉइलिंग पॉइंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर क्या है? दिस इज द एग्जांपल ऑफ द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नो अब मैं डिफाइन करता हूँ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को, कि हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी उससे कहते हैं जिसका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से कोई फर्क ना पड़े। नो बॉइलिंग पॉइंट इस प्रॉपर्टी के ऊपर इस वाटर के अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दैट्स व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट is one of the example of the intense property. So one of the example, this is what is the boiling point. Boiling point. बॉइलिंग पॉइंट के साथ साथ जाहिर है कि इसमें फ्रीजिंग पॉइंट भी इसकी एग्जांपल हो सकती है। यानी आप अगर बहुत ही कम क्वांटिटी में बर्फ को पानी को अगर आप फ्रीज करते हैं, बर्फ बनाते हैं, तो वो किस टेम्परेचर पर फ्रीज होगा? डेट विल बी द 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर ज्यादा क्वांटिटी में अगर आप बर्फ बनाते हैं तो वो भी 0 डिग्री पे ही होना चाहिए। सो द फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑल्सो द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, and same is for the melting point. Okay, so these all are the examples. इसी के साथ साथ एक और एग्जांपल होती है, this is what is the density. Now how the density is the intensive property, इसको भी समझते हैं हम। इसे समझने के लिए हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो डेंसिटी is equal to mass divided by the volume of that substance। ये हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है। अब माने कि हमारे पास एक आयरन का एक छोटा सा पीस मौजूद है, और दिस इज द पीस ऑफ आयरन। वी हैव दिस पीस ऑफ आयरन। इस आयरन के पीस का मास लेट्स से 10 ग्राम है। सो दिस इज द 10 ग्राम, लाइक मास हमने पुट कर दिया 10 ग्राम, और माने कि इसका वॉल्यूम कितना है? 5 सेंटीमीटर क्यूब लेट्स से। सो इसकी डेंसिटी कितनी होनी चाहिए? दिस विल बी द 2। दिस इज द डेंसिटी। डेंसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। अब यही हमारे पास आयरन का एक टुकड़ा है, बट ये इसके मुकाबले में अब हम 5 गुना बड़ा पीस लेते हैं।
So let's say this is 5 times larger piece of iron. Well, this is yeah. नो यकीनन अब इस आयरन की पीस की अगर हम बात करें और इसकी हम डेंसिटी मालूम करना चाहते हैं कि भाई इस बड़े पीस की डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, तो डेंसिटी मालूम करने के लिए जैसे कि हमने फॉर्मूला में देखा कि मास और डिवाइड बाय वॉल्यूम करेंगे, तो यकीनन ये 5 गुना बड़ा है तो इसका मास भी क्या हो जाएगा, 5 गुना ज्यादा, सो दिस विल बी 50 ग्राम। देन इसका वॉल्यूम यानी जगह भी ज्यादा घेरेगा तो ये 5 गुना ज्यादा जगह इसको घेरना चाहिए। तो ये 5 की जगह पर 25, यानी इसकी डेंसिटी क्या आएगी, वंस अगेन 2। सो दोनों ही सूरतों में आयरन का हमने छोटा पीस लिया या बड़ा पीस लिया, दोनों सूरतों में इसकी डेंसिटी क्या होती है, 2, दैट इज सेम। तो डेंसिटी क्योंकि चेंज नहीं हो रही, इवन के अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बढ़ जाने के बावजूद भी, सो इसका मतलब क्या हुआ कि डेंसिटी इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, नो मूविंग टू द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, ये बिल्कुल इसके इनवर्स है, यानी हमने इस यहाँ पर जो बातें डिस्कस की कि वो प्रॉपर्टीज जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती उसे हम इंटेंसिव कहते हैं, और वो प्रॉपर्टीज जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती हैं उसे हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक फ्लास्क मौजूद है, इस फ्लास्क के अंदर हमने पानी डाल दिया, लेट्स से दिस इज वाटर, कितना वाटर मौजूद है इसमें। अब अगर हमारे पास दूसरी फ्लास्क में, छोटी फ्लास्क है, इसमें पानी मौजूद है, ये है कम क्वांटिटी में, तो यकीनन इन दोनों की अमाउंट में फर्क है, वाटर की क्वांटिटी में डिफरेंस है इन दोनों में, तो ना सिर्फ वाटर की क्वांटिटी में डिफरेंस है, वॉल्यूम में भी डिफरेंस है। इसका वॉल्यूम ज्यादा है और इस छोटी फ्लास्क का वॉल्यूम कम है, सो दिस इज द डिफरेंस इन द वॉल्यूम। तो हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के चेंज होने से यानी वॉल्यूम में फर्क पड़ता है, सो वॉल्यूम इज द एग्जांपल ऑफ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। द वॉल्यूम इज वन ऑफ द एग्जांपल। इन द सेम वे इस अमाउंट ऑफ वाटर की अगर हम बात करें और इसको अगर आप वे करते हैं, इसका वजन करते हैं, तो यकीनन इसका वजन ज्यादा होगा और इस छोटी फ्लास्क में मौजूद वाटर का वजन कम होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अमाउंट चेंज होने से वेट में भी चेंजिंग आ रही है, सो क्योंकि चेंजिंग आ रही है इसका मतलब वेट इज आल्सो the example of the extensive properties. In the same way, हमें ये मालूम है कि मोल्स, किसी भी सब्सटेंस के मोल्स, इसमें जितनी ज्यादा क्वांटिटी मौजूद है, लेट्स से दीज आर द मोल्स ऑफ द वाटर, जो कि इंतहाई छोटे होते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं जो बना रहा हूँ कि दीज आर द मोल्स। सो ये मोल्स यकीनन जब वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है तो वाटर के मोल्स ज्यादा, और जब वाटर की क्वांटिटी कम है तो इसके मोल्स भी क्या होंगे, कम होंगे। So mole is also the example of the extensive properties. So these are the intensive and the extensive property under the heading of the macroscopic properties.